Hello everyone, so I am back with the second lecture in the series of Modern Indian History। और यहाँ पे हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को स्पेक्ट्रम के थ्रू कवर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट कवर कर लिया था। पार्ट सेकेंड अप्रोचेस है, छोटा सा कंसेप्ट है, वो हम लोग कवर कर लेंगे लेटर ऑन। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगी। बट आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंसेप्ट जो है वो दैट इज एडवेंट ऑफ यूरोपियन। दिस एडवेंट ऑफ यूरोपियन इज द पार्ट जहां से हिस्ट्री एग्जैक्टली स्टार्ट होती है। और दिस इज द बेसिक, और आई कैन से कि एक तरीके से नींव जो होती है ना किसी भी चीज की, तो ये नींव है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। इसके बेसिस पे ही आपको सारी आगे की कहानी, आगे के कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। क्लियर। यूरोपियंस आए थे, उसके बाद तभी यहाँ पे ये कैसे सेटल हुए, इन्होंने यहाँ पे क्या क्या चीजें की हैं, क्या इंट्रोड्यूस करा है। यूरोपियंस में ब्रिटिशर आए हैं, हमारे ब्रिटिशर आए हैं, फिर ब्रिटिशर आने के बाद यहाँ से नहीं गए हैं, तो किस तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है, यही सब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमें पढ़ना है। तो जब हमें पता होगा कि ये लोग कैसे कैसे इन लोगों ने एंट्री ली, इनके आने के पीछे का पर्पस क्या था, तब हमें चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। इज इट क्लियर? यहाँ पे मैंने आपके लिए शॉर्ट में चीजें लिख दी हैं सारी अगेन। अगर आपको लग रहा है तो आप इसको साथ साथ यहाँ पे नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज आई सजेस्ट कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बुक जरूर रेफर करें एक बार, और यू विल नोटिस कि आपको बुक में सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। हो सकता है पहले बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वर्ड्स में कंफ्यूजन हो रहा हो, बट यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद आप जाके प्लीज एक बार बुक जरूर पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब एडवेंट ऑफ यूरोपियन की बात करें तो यूरोपियंस यहाँ पे आए हैं सीक्वेंस में। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पोर्तुगीज आए हैं, देन डच आए हैं, देन इंग्लिश आए हैं, देन डेनिश आए हैं, देन फ्रेंच आए हैं। अब इसमें जो सबसे ज्यादा रोल मैं बोलूं तो वो किसका रहा है? वो वेरी ऑब्वियस इंग्लिश का है, क्योंकि इंग्लिश आने के बाद यहाँ से नहीं गए हैं। आपको पता है इंग्लिश ने इतना टाइम तक हम पे रूल करा है, तो वो पूरी कहानी तो हमें देखनी है यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद जो मेजर रूल है, जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पे रहे हैं, जो सबसे पहले आने वाले और सबसे लास्ट में जाने वाले हैं इनमें से, दैट वाज पोर्तुगीज। बाकी तीनों के बारे में है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन एज कंपैरेटिवली इन दोनों के। सबसे ज्यादा तो इंग्लिश है ही, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री इज अबाउट दैम। उसके बाद हम लोग पोर्तुगीज को देखेंगे, बाकी फिर इन लोगों के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। तो इसको इन्हीं सीक्वेंस में पढ़ना है कि ये किस तरीके से यहाँ पे आए हैं, इनके बीच आपस में क्या लड़ाई हुई है, इनकी इंडियन रूलर से क्या लड़ाई हुई है, और किस तरीके से यहाँ पे सेटल हुए हैं। अब आने के पर्पस की मैं बात करूं, देखिए मेजर रीजन क्या है आने का इनका, बाहर की पावर्स का यहाँ पे आने का मतलब क्या है। बाहर की पावर्स का यहाँ पे आने का मेजर रीजन जो था दैट वाज ट्रेड। देखो कोई भी इस पर्पस से यहाँ नहीं आएगा, कोई भी ये बोल के नहीं आएगा कि हम आप पे कैप्चर करना चाहते हैं और आप यहाँ से गद्दी से हट जाओ, हम बैठेंगे अब गद्दी पे। ऐसा नहीं होता ना। तो ये जो मेजर रीजन जिस वजह से यहाँ पे आए हैं दैट वाज ट्रेड। जो यूरोपियंस का आने का रीजन था, बेसिक रीजन वाज ट्रेड। क्लियर। अब यहाँ पे मैं आपके सामने क्वेश्चन रेज करना चाहूंगी। यहाँ पे क्वेश्चन है, हु केम टू इंडिया फर्स्ट, बाबर और पोर्तुगीज? बाबर पहले आए यानी मुगल्स यहाँ पे पहले आए हैं, या फिर पोर्तुगीज पहले आए हैं? आंसर दिस क्वेश्चन। अब बहुत से लोगों को हो सकता है चीजें पता हो, जिनको नहीं पता है बहुत से लोग इस वे में आंसर कर रहे होंगे सोच के कि बाबर तो मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट होता है और पोर्तुगीज तो हम मॉडर्न में पढ़ते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि बाबर ही पहले आया होगा। तो ये आपकी जो आइडियोलॉजी है, ये जो आप स्मार्ट गैस लगा रहे हैं, ये यहाँ पे बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। तो बाबर जो है वो आए हैं 1526 में। मुगल डायनेस्टी, बाबर का जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है दैट वाज फ्रॉम 1526, एंड पोर्तुगीज जो है वो यहाँ आ गए हैं 1498 में। तो नाउ आंसर कि कौन पहले आया है, पोर्तुगीज और बाबर? पोर्तुगीज पहले आए हैं। क्लियर। अब आज की क्लास में हम लोग सिर्फ पोर्तुगीज के बारे में देखेंगे, क्यों आए, कैसे आए, क्या करा आने के बाद, क्या रीजन था आने का, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहे, नेगेटिव क्या रहा, कब गए, ये सारी कहानी पोर्तुगीज के बारे में। तो आज की जो क्लास है इट्स ऑल अबाउट द इन्वेजन ऑफ पोर्तुगीज। क्लियर। तो पोर्तुगीज की बात करते हैं तो पोर्तुगीज उस टाइम पे दे वर अबाउट टू डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। ये सी रूट डिस्कवर करने के लिए रेडी थे उस टाइम पे, इंडिया तक आने के लिए सी रूट डिस्कवर करना था इन्हें। अब व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? तो देखते हैं हम लोग 17th सेंचुरी में रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था। क्लियर। इजिप्ट और पर्शियन की बात करें तो यहाँ पे अरब्स का डोमिनेशन हो चुका था। तो यूरोप और इंडिया के बीच का डायरेक्ट कांटेक्ट कम हो गया। डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब जो डायरेक्ट ट्रेड चल रहा था विया लैंड रूट, वो सारी चीजें क्या हो गई, वो सारी चीजें ब्रेक हो गई, क्योंकि यहाँ पे बीच में अरब का डोमिनेशन स्टार्ट हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे जो डायरेक्ट कांटेक्ट कम हो गया, तो जिन चीजों का ट्रेड हो रहा था उनकी डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो यानी कि जो स्पाइसेस, कैलिकॉस, सिल्क की जो डिमांड थी, ये बहुत ज्यादा हद तक अफेक्ट होने लगी, लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, यूरोपियंस को प्रॉब्लम होने लगी वहां पे। ठीक है।
उनके ट्रेड में इम्पैक्ट पड़ा, ट्रेड नेगेटिव जा रहा है। जैसे एज यू कैन सी आज के लॉकडाउन पीरियड के टाइम पे भी बहुत से लोग क्या काम पे कोई भी नहीं जा पा रहा है, तो बहुत से बिजनेस इकोनॉमी पूरी डाउन चल रही है, तो पीपल आर अफेक्टेड बाय दिस। ठीक है, बट आज पहले अभी इकोनॉमी से पहले हेल्थ प्रेफरेंस है, तो हमें उस पर फोकस करके चलना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट थी। यहाँ पे और लोगों के और सुपर पावर्स के बीच में आने की वजह से यूरोप की क्या थी, यूरोप की जो सुप्रीमेसी थी वो कम हो रही थी यहाँ पे। तो प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियस बात है। जब मैं मार्केट में एग्जिस्ट करती हूँ और कोई और आके मेरी मोनोपोली नहीं कहेंगे हम, मेरे ट्रेड पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस वजह से यूरोपियन को यहाँ पे बहुत फर्क पड़ना स्टार्ट हो गया था। अब 1453 की बात करें तो 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल हुआ और ओटोमन टर्क्स का जो एम्पायर था ये राइज होने लगा। क्लियर। तो अभी जो ऊपर हम लोग बात कर रहे थे दैट वाज अबाउट इंटरमीडियरीज आ गए थे मार्केट में। इंडिया और यूरोप के बीच में अब इंटरमीडियरीज, मिडलमैन थे। कौन थे? अरब मुस्लिम्स। अब आपको भी पता होगा, आप जब होलसेल से कोई सामान लेने जाते हो तो कंपैरेटिवली आपको सामान सस्ता मिलता है, और वहीं आप वही सामान रिटेल शॉप से लेने जाओगे तो वो सामान क्या मिलेगा? महंगा मिलेगा। क्यों महंगा मिलेगा? और अब कई बार हो सकता है घर पे मंगाओ सामान तो दे विल चार्ज द डिलीवरी चार्जेस। तो ऐसा क्यों होता है? ईच एंड एवरी पर्सन विल चार्ज देयर पार्ट ऑफ कमीशन। वो पर्सन अपनी कमीशन भी तो लेंगे ना बीच में। तो यहाँ पे भी मिडलमैन के आने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, और ये बात यूरोपियन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, और उन्हें चीजें कॉस्टली भी पड़ रही थी। तो दोनों तरीके से, कॉस्ट के मामले में कह लो, पावर के मामले में कह लो, सुप्रीमेसी के मामले में, ये चीजें यूरोपियन के अगेंस्ट जा रही थी। क्लियर। तो अब क्या चीजें थी यहाँ पे और कि हम देखेंगे, रेड सी की मैं बात करूं तो रेड सी पे क्या हो गया था, इस्लामिक रूलर का कंट्रोल था यहाँ पे। इस वजह से डिमांड बहुत ज्यादा फील होने लगी कि हमें सी रूट डिस्कवर करना है। हमें मतलब किसको? पोर्चुगीज को सी रूट डिस्कवर करना है। 15th सेंचुरी की बात करें तो 15th सेंचुरी वॉज अ टाइम जब रिनाइसेंस का टाइम चल रहा था। अब पोर्चुगीज जो लोग थे दे आर एडवांस इन द शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन प्रोसेस। आपको पता है सी रूट डिस्कवर किया है इन लोगों ने, तो उस टाइम पे इनका नेविगेशन सिस्टम जो था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, और वहां के पर्सन इंक्लूडिंग द रूलर प्रिंस हैनरी को इंक्लूड करके बहुत ईगर थे कि वो इस ईस्ट कॉर्नर पे इंडिया वाले पार्ट को डिस्कवर कर सकें। क्लियर। तो दे आर वेरी मच ईगर फॉर दिस। वो बहुत ज्यादा इच्छुक थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे वहां के लोग इस चीज के लिए। अब जो वेनिस एंड जिनोआ थे ये बहुत स्मॉल थे, और ये इतने स्ट्रांग नहीं थे, कि इतने कैपेबल नहीं थे कि ये अरब जैसी पावर के अगेंस्ट, अरब के अगेंस्ट हम इनको खड़ा कर सकें, कि ये फाइट दे सकें। क्लियर। तो यहां पे फिर आके प्रिंस हेनरी की इच्छा जागरूक होती है। कौन थे प्रिंस हेनरी? पोर्चुगाल के नेविगेटर थे। तो प्रिंस हेनरी की हम लोग अगर बात करें तो ये क्या थे? ये पुर्तगाल के एक नेविगेटर थे। अब क्या रीजन थे इनके कि ये इतने ज्यादा ईगर थे इंडिया में आने के लिए? तो देखिए, वेरी फर्स्ट रीजन इज इस्लामिक इन्फ्लुएंस। क्लियर। यहाँ पे भी आपको बताया अरब इंटरमीडिएरीज वाला चल रहा था, तो उनकी एक तरीके से रूल और पावर बढ़ती जा रही थी, विच ये जो इन लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। तो एक फर्स्ट रीजन ये था। आफ्टर दैट स्प्रेड क्रिश्चियन फेथ। ये जो थे ये क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना चाहते थे। दैट्स द रीजन, दैट्स वाई ये ईस्टर्न साइड के एरिया को यानी कि इंडिया को डिस्कवर करना चाहते थे। उसके बाद ट्रेड वाज द मेन रीजन। अब ट्रेड में भी पोर्तुगीज का मेन ट्रेड के लिए क्या कमोडिटी थी, फाइसे की क्या कमोडिटी के लिए ये लोग इंडिया आना चाह रहे थे, तो दैट टू वाज ब्लैक पेपर। दैट वाज ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर के ट्रेड के लिए ये लोग आना चाह रहे थे। और ब्लैक पेपर की मैं बात करूं तो ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। अगर किसी एग्जाम में हमसे पूछ ले तो देखो, ब्लैक गोल्ड के नाम से जनरली अगर ऑप्शन में कोल होगा ना तो हम लोगों को क्या लगेगा कि कोल ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि कोल से ट्रेड अच्छा होता है, बट कोल वाज नॉट द ऑप्शन। ब्लैक गोल्ड की अगर हम बात करें तो ब्लैक गोल्ड में हमारे पास आंसर होगा ब्लैक पेपर, जिसका ट्रेड करने यूरोपियंस इंडिया आए थे। क्लियर। लेकिन प्रिंस हेनरी की बात करें तो इनकी किस्मत इतनी कुछ खास नहीं थी, और इनका सपना पूरा होने से पहले ही इनकी डेथ हो गई। तो ही डाइड बिफोर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज ड्रीम। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। अब इसमें क्या हुआ था? देखिए, 1494 में ये ट्रीटी हुई। अब क्या हुआ, स्पेन और पोर्तुगाल के बीच में ये ट्रीटी हुई थी। एक बात अगर हम देखें तो ये चीज हमें बहुत इनिशियल क्लासेस में पढ़ाई जाती है कि 1492 में स्पेन के कोलंबस ये निकले थे इंडिया को डिस्कवर करने, बट इंडिया को डिस्कवर नहीं कर पाए। इन्होंने एक नई लैंड, नई जगह डिस्कवर की, जिसको हम आज क्या नाम से जानते हैं? अमेरिका नाम से जानते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखा गया कि स्पेन के पास एक नया लैंड आ चुका है। क्लियर। और जो आपके पोर्तुगीज थे दे वांट कि उनको इंडिया में आना है, और इंडिया में आने के लिए वो लोग क्या ढूंढ रहे थे? रूट ढूंढ रहे थे। तो इस ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास के थ्रू क्या हुआ, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी गई।
एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी गई जिसके थ्रू ये कहा गया कि इस लाइन के वेस्ट साइड में जो ट्रेड करेंगे वो लोग स्पेन लोग होंगे और ईस्ट साइड पे जो ट्रेड करेंगे वो पोर्तुगीज होंगे। ठीक है, तो अब ईस्ट साइड में ट्रेड करने की वजह से ही, यहाँ परमिशन मिलने की वजह से, इस ट्रीटी की वजह से यहाँ पे पोर्तुगाल मतलब अफ्रीका, आपका एशिया, यहाँ पे कौन ट्रेड कर रहा था? पोर्तुगीज ट्रेड कर रहे थे। और अमेरिका की साइड किसको मिल गई थी? स्पेन को मिल गई थी। तो इन दिस ट्रीटी एन इमेजिनरी लाइन रनिंग नॉर्थ टू साउथ थ्रू मिड अटलांटिक 1770 किलोमीटर वेस्ट ऑफ केप वर्डे आइलैंड। क्लियर? नाउ स्पेन वुड पोजेस टेरिटरी टू द वेस्ट, स्पेन वेस्ट की तरफ की टेरिटरी पोजेस करेगा, एंड पोर्तुगीज टू द ईस्ट, और पोर्तुगीज जो है वो ईस्ट ऑफ द लाइन की टेरिटरी पोजेस करेंगे। इतनी बात हमें क्लियर हुई, यानी ट्रीटी ऑफ ये आपको क्लियर हुआ। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास 1494 में हुई, किसके बीच में हुई? स्पेन और पोर्तुगाल के। इसके थ्रू स्पेन कहाँ? वेस्ट की तरफ ट्रेड करेंगे और पोर्तुगीज कहाँ करेंगे? ईस्ट की तरफ ट्रेड करेंगे। अब हमें कहानी समझ में आ रही है धीरे धीरे। अब इसके कुछ टाइम बाद क्या हुआ? इसके कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि 1487 में एक पोर्तुगीज नेविगेटर बार्थोलोम्यू डायस, इन्होंने क्या करा? अपनी फर्स्ट यूरोपियन एक्सपीडिशन स्टार्ट करी और ये केप ऑफ गुड होप पे आके रुक गए और यहीं से ये वापस लौट गए। केप ऑफ गुड होप की मैं बात करूं तो ये जो आपका अफ्रीका का जो साउथर्न मोस्ट पार्ट है ना, ये केप ऑफ गुड होप कहलाता है। क्लियर? केप ऑफ गुड होप ये कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे इनका 1487 में ये काम हुआ। इसके बाद हम देखेंगे पोर्तुगीज का इंडिया आना और कैसे वो इंडिया में कितने साल तक यहाँ पे रहे। तो पोर्तुगीज इंडिया आए 1498 में। मैंने बोला था आपसे ये सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में ये लोग, देखिए 1961 में ये लोग गए हैं। जबकि हम पे रूल इतने साल ब्रिटिशर ने इतना स्ट्रांग रूल करा है, वो लोगों को कब हमने हटा दिया था? कब हटा दिया था? 1947 में, आजादी के बाद उनका यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गया था। बट जो पोर्तुगीज को हमने यहाँ पे पूरी तरीके से हटाया है वो 1961 में हटाया है। अब बात करते हैं 17 मई 1498 की। तो 17 मई 1498 वाज द डेट, और इसमें बहुत सी जगह पे आपको 20th मई भी मिलेगा। ठीक है, तो डेट को लेके इतना नहीं फोकस करना है। अभी हम देखते हैं कि मई 1498 में वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया इंडिया। इनकी मदद की एक गुजराती बिजनेसमैन, एक गुजराती ट्रेडर अब्दुल माजिद ने। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब जब ये इंडिया आई यानी 1498 में, तब इंडिया में भी तो कोई रूलर रूल कर रहा होगा। तो अभी मेडिवल अगर आप लोग पढ़ के आए हो तो वेरी गुड, आप लोगों को पता होना चाहिए। बट अगर नहीं पढ़ा है तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इस टाइम पे इंडिया में लोधी डायनेस्टी का रूल चल रहा था। इंडिया में इस टाइम पे लोधी डायनेस्टी का रूल चल रहा था। आपको पता होगा 1451 से लेके 1526 तक यहाँ पे लोधी डायनेस्टी रही है। तो अब ये वास्को डी गामा यूरोप से कहा? केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के थ्रू होते हुए इंडिया में पहुंचे। इंडिया में कहाँ है ये? कैलिकट। अब कैलिकट आए हैं तो कोई तो वहां पे रूल कर रहा होगा कैलिकट में भी। तो उस टाइम पे कैलिकट पे रूल कर रहे थे किंग जैमोरिन। क्लियर? और ये कैलिकट आज का क्या है? कोझिकोडे, जो केरला में है। इतनी बात हमें समझ में आई। और उस टाइम मैंने बताया कैलिकट पे कौन रूल कर रहा था? कैलिकट पे रूल कर रहे थे किंग जैमोरिन। तो हम देखते हैं कि पहले जो इंडियन ओशियन वाला रीजन है, इंडियन ओशियन में बहुत सारे पार्टिसिपेंट होते थे, लाइक इंडियंस थे, अरब थे, अफ्रीकन्स थे, चाइनीज थे। लेकिन ये लोग सिर्फ क्या कर रहे थे? इनका ओनली मतलब यहाँ पे जो पर्पस था दैट वाज रिलेटेड टू ट्रेड। लेकिन अब पोर्तुगीज जो यहाँ पे ट्रेड करने आए हैं, तो पोर्तुगीज का इंटेंशन कुछ और ही है। यहाँ पे पोर्तुगीज वांट टू मोनोपोलाइज द ट्रेड। दे वांट कि और कोई यहाँ पे ट्रेड करने ही ना आए और पूरी तरीके से हमारी मोनोपोली चले इंडियन ओशियन पे। क्लियर? तो अब वास्को डी गामा यहाँ इंडिया में 3 मंथ्स के लिए रुके और उसके बाद ये यहाँ से वापस गए विद अ ह्यूज प्रॉफिट। किंग जैमोरिन ने बहुत सारी स्पीसीज और बहुत सारे और रिसोर्सेज के साथ यहाँ से भेजा, तो ये काफी ह्यूज प्रॉफिट यहाँ से अर्न करके लेके गए। क्लियर हुई ये बात? उसके बाद हम देखते हैं 1500 में क्या हुआ। 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ये इंडिया आए। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल इंडिया आए। इन्होंने कैलिकट में फैक्ट्री स्टैब्लिश की, लेकिन उस फैक्ट्री पे कुछ लोकल लोगों ने, लोकल पीपल्स ने अटैक कर दिया। अब लोकल पीपल ने अटैक कर दिया तो ये लोग भी शांत तो नहीं बैठेंगे। अब पोर्तुगीज को गुस्सा था बहुत ज्यादा। पोर्तुगीज ने इस चीज को रिटेलिएट करने के लिए अरब मर्चेंट की शिप्स को सीज कर लिया, बहुत लोगों को मारा, वहां पे बहुत अरब और टर्क्स लोगों को मारा गया। उसके बाद इन्होंने क्या करा? इन्होंने ट्रीटी साइन करी वहां के लोकल रूलर्स के साथ, जिसको ट्रीटी ऑफ कोचीन और कन्नौर कहा जाता है। क्लियर यहां तक की बात? ट्रीटी ऑफ कोचीन एंड कैन्नौर किसके बीच में हुई थी? वहां पे लोकल रूलर्स के बीच में और पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के बीच में। अब आफ्टर दैट 1501 में वास्को डी गामा दोबारा इंडिया आते हैं।
1498 में वास्को डी गामा आए थे। उसके बाद वास्को डी गामा दोबारा यानी दूसरी टाइम इंडिया आते हैं। कहा जाता है वास्को डी गामा इन टोटल 3 बार इंडिया आए हैं और तीसरी बार के टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी। क्लियर। तो यहाँ पे 1501 में वास्को डी गामा दोबारा इंडिया आते हैं और कोचीन में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। अब हमें देखना है कि इनके ट्रेड सेंटर कहाँ कहाँ पे हैं। आपने देखा ये कोचीन में इनका ट्रेड सेंटर, इन्होंने फैक्ट्री लगाई। इसके बाद कालीकट में भी इन्होंने फैक्ट्री लगा दी थी एंड देन कैन्नौर। तो अब इनके पोर्तुगीज के 3 ट्रेड सेंटर यहाँ पे हमारे पास हो चुके हैं। क्लियर। अब पोर्तुगीज को परमिशन भी मिल गई अपने क्या फोर्टिफाई करने की, अपने सेंटर्स को फोर्टिफाई करने की। तो परमिशन इन्हें लेनी पड़ी। क्यों लेनी पड़ी भाई? अटैक हो रहा है। अभी इनके पास रीजन भी था कि लोकल लोग हमें अटैक कर रहे हैं, तो हमें तो सेफ्टी चाहिए। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? अपने सेंटर्स को फोर्टिफाई करने की परमिशन होनी चाहिए। हम बाड़ाबंदी करेंगे, अपने जो भी ट्रेड सेंटर हैं उनको हम बड़ी बड़ी दीवारें लगा के पूरी तरफ से घेरा बना के प्रोटेक्ट करके चलेंगे और उसकी सेफ्टी हम खुद करेंगे ताकि कोई भी लोकल पर्सन आके हम पे अटैक ना कर सके। तो पोर्तुगीज को परमिशन मिल गई फोर्टिफाई करने की। क्लियर। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो आते हैं, दैट वाज फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये मार्च 25, 1505 में इंडिया आए। ये जो है फर्स्ट गवर्नर थे पोर्तुगीज के इंडिया में। अब देखो मैनेज करनी है चीजें, रूल करना है अच्छे से, तो पोर्तुगीज के रूलर ने, किंग ने क्या सोचा कि यहाँ पे एक गवर्नर को भेज दिया जाए। तो उन्होंने यहाँ पे किसको भेजा? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भेजा सबसे पहले। अब इनकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो आती है दैट वाज ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी किससे एसोसिएटेड है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से। किस के रिगार्डिंग थी ये रिगार्डिंग थी कि आपका इंडियन ओशन पे कंट्रोल होना चाहिए। अभी पीछे देखा हमने कि पोर्तुगीज क्या चाहते थे? दे वांट देयर मोनोपोली। दे वांट देयर मोनोपोली। तो कंट्रोल होना चाहिए इंडियन ओशन पे किसका? पोर्तुगीज का। ये थी क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी। अब देखो थोड़ी कहानी फॉर्म में आगे की चीज सुनेंगे हम लोग। इनको लगाने थे फोर्ट, मतलब इनको अपने फोर्ट्स बनाने थे। कहां कहां पे? कोचीन, कन्नौर, अंजदीवा एंड कोलम, इन 4 जगह इनको अपने फोर्ट लगाने थे। क्लियर। ठीक है। अब ये अल्मेडा के टाइम पे काम चल रहा है, तो इन्होंने क्या करा? फोर्ट अमजदीवा में फोर्ट लगा लिया। उसके बाद कन्नौर में सेंट एंगिलो फोर्ट लगा लिया। जब ये कोचीन पहुंचे तो इनको खबर मिली कि जो कोलम जगह है वहां पे पोर्तुगीज को मारा जा रहा है। मतलब वहां पे पोर्तुगीज और लोकल लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, रूलर्स के साथ वहां के लोकल प्रॉब्लम चल रही है। तो जब इन्हें ये पता चला तब इन्होंने अपने बेटे लॉरेंसो डी अल्मेडा को कहां भेज दिया? कोलम भेज दिया। फोर्ट लगाए। ठीक है। अंजदीवा में लगा दिया, कन्नौर में सेंट एंजिलो फोर्ट लगा दिया। कोचीन में पहुंचे फोर्ट लगाने के लिए भैया, तो पता चला कि कोलम में प्रॉब्लम चल रही है, पोर्तुगीज को मारा जा रहा है। तो इन्होंने क्या करा? विदाउट वेस्टिंग द टाइम इन्होंने अपने बेटे क्या नाम है इनके बेटे का? लॉरेंसो डी अल्मेडा को कहां भेज दिया? लॉरेंसो डी अल्मेडा को भेज दिया कोलम की, जाओ वहां पे सिचुएशन देख के आओ कि प्रॉब्लम चल क्या रही है। क्लियर। अब लॉरेंसो डी अल्मेडा पहुंच चुके हैं। कहां पहुंच चुके हैं? कोलम में। तो यहां पे फिर 1506 में बैटल ऑफ कन्नौर हुई। किसके बीच में? लॉरेंसो वर्सेस जैमोरिन, वहां पे रूलर जैमोरिन के बीच में। और यहाँ पे कौन जीत गया? छोटी सी बात है, बस दिमाग में रखेंगे, बहुत डिटेल कहानी नहीं देखनी है चीजों की, बस फिर भी हम लोग काफी कुछ डिटेल में कवर करके चल रहे हैं यहाँ पे। और ये शायद चीजें आपकी बुक में नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं विच आई कवर्ड हियर, क्योंकि आपको एक सीक्वेंस में कहानी की तरह सारी चीजें पता होनी चाहिए। राइट। तो लॉरेंसो यहाँ पे जीत गया। उसके बाद एक बैटल ऑफ दाबुल हुई। दाबुल इज इन बीजापुर। दाबुल एक जगह है बीजापुर में। क्लियर। तो 1508 में बैटल ऑफ दाबुल हुई जिसमें अगेन पोर्तुगीज जीत गए हैं। अब देखो कैसे पावर आती जा रही है। बार बार जब कोई लड़ाई जीतते जा रहे हो, आप यहाँ आके यहीं के लोकल रूलर को डिफीट कर रहे हो, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो यही चीज यहाँ पे हो रही है। इसके बाद मार्च 1508 में होती है बैटल ऑफ चौल। बैटल ऑफ चौल और बैटल ऑफ द्यू किस किस के बीच में? ये बैटल जिस पर्सन के बीच में है वो लोग सेम है। कैसे? पोर्तुगीज एक साइड है और पोर्तुगीज के साथ किस किस की लड़ाई है? सुल्तान ऑफ गुजरात प्लस जैमोरिन ऑफ कैलिकट, ममलूक सल्तनत ऑफ इजिप्ट प्लस रिपब्लिक ऑफ वेनिस। ये सब लोगों ने अपनी एक टीम बना ली, अपना एक अलायंस बना लिया और ये पोर्तुगीज के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। इन सब के पास पोर्तुगीज के अगेंस्ट होने का अलग अलग रीजन है, इसलिए इन लोगों ने मिलकर क्या बना लिया? यहाँ पे एक टीम बना ली है। अब यहाँ बैटल ऑफ चौल में क्या रिजल्ट रहता है? पोर्तुगीज हार जाते हैं और ये जो अल्मेडा का बेटा है लॉरेंसो, ये यहाँ पे मारा जाता है। देखो बेटा मर गया है, फादर को गुस्सा आएगा, फादर बहुत गुस्से में होगा यहाँ पे, तो फादर चाहेगा रिवेंज लेना। अब अगली बैटल के बाद क्या करा है उन्होंने, देखते हैं। देखिए 1509 3 फैब यहाँ पे हुई बैटल ऑफ ड्यू। बैटल ऑफ ड्यू में पोर्तुगीज जीत गए। बैटल ऑफ ड्यू किसके बीच में थी बताने की जरूरत नहीं है, हमने ऊपर देख लिया ये बैटल किस किस के बीच में थी। इसमें कौन जीता? पोर्तुगीज जीत गए। ऊपर पोर्तुगीज हार गए थे और अल्मेडा के बेटे को मार दिया गया था, लेकिन यहाँ पे पोर्तुगीज जीत गए। और अब जो इन्हें चाहिए था कि नेवी में हमारी सुप्रीमेसी हो, हमारा कंट्रोल हो, हमसे पूछे बिना कोई काम ना हो, यहाँ पे वही हो रहा था।
क्लियर। अब आप देखिए कि ये जो पर्सन ऊपर लड़ाई में इन्वॉल्व है इनका क्या रीजन था। मतलब मैंने बताया आपको कि ये सुल्तान ऑफ गुजरात, जैमुरिन ऑफ कैलिकट, ममलूक सल्तनत ऑफ इजिप्ट एंड रिपब्लिक ऑफ वेनिस का एक ग्रुप बना हुआ था। तो वाई दे आर अगेंस्ट पोर्तुगीज, क्यों इन्होंने एक ग्रुप बनाया। तो देखिए रिपब्लिक ऑफ वेनिस जो था इनका मसालों के ट्रेड में बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है, और ये यूरोप में मसाले भेजते थे। अब यूरोप में ये मसाले भेज रहे हैं और यहाँ पे पोर्तुगीज आ गए हैं और पोर्तुगीज डायरेक्ट सी रूट के थ्रू बिना मिडलमैन के इन्वॉल्वेशन के सीधा लेके क्या जा रहे हैं, यूरोप में स्पाइसेस लेके जा रहे हैं। तो इनके ट्रेड को इफेक्ट पड़ेगा, तो इन्हें गुस्सा आएगा, ठीक है। तो ये अगेंस्ट होंगे पोर्तुगीज के। तो रिपब्लिक ऑफ वेनिस हैड इंटरेस्ट इन द स्पाइस ट्रेड एंड वर सप्लाइंग स्पाइसेस टू द यूरोप। पोर्तुगीज वर थ्रेट टू देम, तो पोर्तुगीज इनके लिए खतरा थे। इसके अलावा मैं ममलूक सल्तनत की बात करूं तो ममलूक सल्तनत भी मिडलमैन थे वेनिस और अरब मर्चेंट के बीच में। तो मिडलमैन का कमीशन खा रहे हो आप लोग, तो मिडलमैन को भी गुस्सा आएगा कि भैया ये मेरी रोजी रोटी पे वार कर रहे हैं ये लोग। तो द ममलूक सल्तनत ऑफ इजिप्ट वर मिडलमैन बिटवीन द वेनिस एंड अरब मर्चेंट इन स्पाइस ट्रेड ऑफ यूरोप, सो दे वर ऑल्सो इन्वॉल्व। अब सुल्तान ऑफ गुजरात भी सपोर्ट कर रहे थे, काफी हद तक सपोर्ट कर रहे थे। इन्होंने तो एक पर्सन मालिक अयाज नाम का अपॉइंट भी कर दिया था गवर्नर ऑफ दियू में। किसने? सुल्तान ऑफ गुजरात ने। अब देखिए मालिक अयाज ने क्या किया। मालिक अयाज ने एक अच्छा कर्टिसी दिखाते हुए, अच्छा बिहेवियर करते हुए पोर्तुगीज के सारे प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया। मालिक अयाज रिटर्न पोर्तुगीज प्रिजनर, इन्होंने सारे प्रिजनर को रिलीज करा। लेकिन पोर्तुगीज ने सारे जितने भी इंडियन प्रिजनर्स थे, ममलूक प्रिजनर्स थे, उनको मार दिया और बहुत ब्रूटली मारा उनको रिलीज नहीं किया। ये क्या था? ये रीजन था, ये रिवेंज था जो अल्मेडा ने लिया अपने बेटे की डेथ का। क्लियर। हमने देखा बैटल ऑफ चौल में उनके बेटे की डेथ हो गई थी, तो यहां पे उन्होंने बैटल ऑफ दियू के बाद उस अपने बेटे की डेथ का बदला, रिवेंज उन सब लोगों से लिया। बैटल के बाद भी, बैटल ऑफ दियू के बाद भी इन लोगों ने दियू पे कैप्चर नहीं किया कि भैया हम जीत गए हैं तो हम ये दियू हमारा हो गया, ये नहीं, क्योंकि इन्हें लगता था दियू पे कैप्चर करके भी खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे एंड वी कैन नॉट मैनेज दैट। दियू पे इन्होंने कैप्चर बाद में करा, आगे जाके 1537 में इन्होंने दियू पे कैप्चर किया है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अल्फांसो डे अल्बुकर्क। अल्फांसो डे अल्बुकर्क। अब अल्मेडा के बाद जो सेकंड पर्सन यहाँ पे इंडिया में पोर्तुगीज को गवर्न करने आया, यानी कि सेकंड गवर्नर जो थे वो कौन थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1509 में ये आए हैं। वहां पे उन्होंने पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर चलाई थी। किसने? अल्मेडा ने। यहाँ पे इनकी पॉलिसी ऑफ क्या है? इंपेरियलिज्म है। इनको रियल फाउंडर कहा जाता है पोर्तुगीज का। ही वॉज कंसिडर्ड एज अ रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज। 1510 में इन्होंने क्या करा? 1510 में इन्होंने क्या करा? 1510 में इन्होंने कैप्चर कर लिया गोवा फ्रॉम द किंग ऑफ बीजापुर। अब बीजापुर के किंग से गोवा इनके पास आ गया। किससे करा है? किंग ऑफ बीजापुर। दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद 1530 में गोवा को इन्होंने अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया था। कब जाके कर दिया था? 1530 में। इनके टाइम पे ही सती अबॉलिश हुई है। अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम, सती प्रथा आपको पता होगा कि पति के मरने के बाद वाइफ को जिंदा उसके साथ जला दिया जाता है। तो इनके टाइम पे इन्होंने सती अबॉलिशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। इन्होंने परमिट सिस्टम करा अदर शिप्स के लिए भी कि अगर कोई और शिप्स यहाँ पे एंटर करना चाहती हैं तो दे हैव टू टेक अवर परमिशन, उसके बाद उन्हें एंट्री मिलेगी। तो परमिट सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। यहां तक बात क्लियर। 2 गवर्नर हमें समझ में आ चुके हैं। उसके बाद थर्ड गवर्नर की बात करते हैं। ये जो थर्ड गवर्नर है ये है नीनो दा कूना। नीनो दा कूना जो है वो 1529 में यहाँ पे आए हैं। इन्होंने हेडक्वार्टर को कोचीन से गोवा में शिफ्ट कर दिया है। 1534 में इन्होंने ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन करी है। ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन करी है जिसमें बहादुर शाह ने बेसिन जो है वो पोर्तुगीज को दे दिया। अब बेसिन क्या है? ये बेसिन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो बेसिन जो है ये आज के टाइम पे मुंबई की अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टाइम पे, तो मुंबई में जो जगह है वसाई एंड नाला सुपारा, वसाई और नाला सुपारा जो जगह है मुंबई में, ये बेसिन की जगह हुआ करती थी। तो ये बेसिन जो है ये बहादुर शाह ने किसको दे दिया? पोर्तुगीज को दे दिया। अब देखो कैसे धीरे धीरे करके इनके एरिया बढ़ते जा रहे हैं, ट्रेड बढ़ता जा रहा है, पावर बढ़ती जा रही है। क्लियर। अब 1 साल के बाद मुगल्स में उस टाइम पे कौन था? हुमायूं था। इन्होंने गुजरात पे कैप्चर कर लिया और जो बहादुर शाह थे इन्हें पोर्तुगीज का सपोर्ट चाहिए था। दैट्स वाई इन्होंने मुंबई किसको दे दिया? पोर्तुगीज को। आपने सुना होगा आप लोगों ने कि जब ब्रिटिशर्स और मतलब आगे की बात चल रही थी तो ब्रिटिशर्स को दहेज में दे दिया था मुंबई। किसने? पोर्तुगीज ने। तो क्वेश्चन आता होगा आप लोगों के दिमाग में, भाई इनके पास मुंबई कहां से आया था? इन्होंने क्या कैप्चर करा था? इन्होंने क्या लड़ाई लड़ी थी? तो हियर इज दैट फैक्ट। इनके पास मुंबई कहां से आया था? बहादुर शाह इनका सपोर्ट चाहते थे हुमायूं से लड़ने के लिए, इसलिए बहादुर शाह ने मुंबई दे दिया था। और ये मुंबई आगे जाके चार्ल्स सेकंड को दे देंगे, पढ़ेंगे हम लोग अभी आगे, देखते हैं। ठीक है। 1537 में इन्होंने दीव पे सीज कर लिया। 1559 में दमन को एक्वायर कर लिया इन्होंने। किससे? शाह ऑफ गुजरात से। यहां तक की कहानी हमें समझ में आ रही है कैसे कैसे ये चीजें कैप्चर करते आ रहे हैं।
क्लियर? सारे फैक्ट्स अपने माइंड में रखने हैं आपको, बहुत शॉर्ट में, बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ पे मैंने सारी बातें लिख दी हैं। पोर्तुगीज स्टेट की बात करो तो गोवा इनके पास है, मुंबई है, दमन एंड दीव है, गुजरात है। साउथ की बात करो तो मैंगलोर, कैन्नौर, कोचिन, कैलिकट। मिलिट्री पोस्ट इन्होंने अपने 2 जगह बना रखे थे, सैंथोम चेन्नई में और नागापट्टनम आंध्रा में। यहाँ पे इनकी मिलिट्री भी एग्जिस्ट करती थी। अब इनकी रिलीजियस पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो देखो सिंपल बात है, ये क्रिश्चियनिटी प्रमोट करना चाहते थे। वेरी ट्रू। सर हेनरी के टाइम पे हमने देखा था, जब ये आए भी नहीं थे तभी से हमें पता है कि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाहते थे। मुस्लिम्स के अगेंस्ट थे भाई, प्रेसिक्यूट ऑल मुस्लिम, प्रेसिक्यूट मतलब अत्याचार करते थे, पीड़न करते थे। स्टार्टिंग में हिंदूज के लिए तो लिबरल थे, बट लेटर ऑन धीरे धीरे जैसे यहाँ पे पैर पसारते गए, बट बाद में इनकी हिंदुइज्म के अगेंस्ट भी, हिंदू लोगों के अगेंस्ट भी यहाँ पे देखा गया कि उनको भी प्रेसिक्यूट करते थे। क्लियर? अब मुगल्स के साथ इनका फेवर कब खो दिया इन लोगों ने? मुगल्स के साथ अपना फेवर इन लोगों ने खो दिया जब ब्रिटिशर की एंट्री हुई। अभी पढ़ेंगे, अभी तो हम पोर्तुगीज पे ही हैं। जब ब्रिटिशर की एंट्री हुई, ब्रिटिशर के विलियम हॉकिंस 1608 में जब जहांगीर के दरबार में आए, तब के बाद से क्या हुआ, पोर्तुगीज का ब्रिटिशर के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। सॉरी, ब्रिटिशर के साथ नहीं, मुगल्स के साथ प्रॉब्लम हो गया था। क्लियर? बाकी विलियम हॉकिंस की कहानी हम देखेंगे, तो यहाँ पे इस चीज पे उतना फोकस अभी मैंने किया नहीं है। ठीक है? अब इनकी सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस थी पोर्तुगीज की? यार पोर्तुगीज की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो नेवल पावर, सबसे पहले सी रूट डिस्कवर कर लिया, नेविगेशन में, शिप बिल्डिंग में स्ट्रांग है, मिलिट्री में इनोवेशन कर रहे हैं, रिफॉर्म, मिलिट्री रिफॉर्म बहुत सारे लेके आ रहे हैं। जो टेक्निकल चीजें हैं इनकी, टेक्नोलॉजी है इनकी, वो बहुत इंप्रूव्ड एंड एडवांस है। यहाँ पे कुछ आर्टिस्टिक चीजें भी देखी गई इनकी, सिल्वर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ जैसे ये आर्टिस्टिक चीजें प्रमोट कर रहे थे ये गोवा वगैरह कुछ टाउन्स में। सती अबॉलिशन के टाइम पे हुई है। आपको पता हो, ये क्वेश्चन भी मतलब कुछ छोटे मोटे एग्जाम में तो पूछ सकता है। पोटैटो, कैप्सिकम, टोमेटो, चिली, पाइनएप्पल, टोबैको, ये सारी चीजें इंडिया में लाने वाले कौन है? ये सारी चीजें इंडिया में लाने वाले हैं पोर्तुगीज। इसके अलावा इनके टाइम पे फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इंडिया में आती है। कब आती है? 1556 में गोवा में आती है। और इनकी जो पहली प्रिंटिंग इन्होंने जिस चीज की थी वो इन्होंने करी थी द मेडिसिनल प्लांट। फर्स्ट प्रिंटिंग इन्होंने जो करी है, पहली चीज जो छापी है वो द मेडिसिनल प्लांट करके इन्होंने एक आर्टिकल जो था, एक पेपर जो था वो प्रिंट किया था। क्लियर हुआ? अब डिक्लाइन क्यों हुआ पोर्तुगीज का? डिक्लाइन होने के बहुत से कारण है। देखो मैंने आपसे कहा ना कि अभी मैंने आपको पहले बताया था पोर्तुगीज थे, ठीक है, डच, डेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश सब आए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे था कि और भी बहुत सारे यूरोपियंस थे जो इनके बाद इंडिया में ट्रेड करने आए हैं। ऐसा होता है ना, घर में किसी एक जने का काम चल गया, बहुत कमा रहा है भैया, बहुत पैसा आ गया उसके पास, तो अब लगता है यार ये ऐसा क्या काम कर रहा है, इसकी मतलब इस काम में बहुत पैसा है, तो चलो हम लोग भी थोड़ा ये काम करके देखें, या इस काम में जाके देखें, या उस पर्सन से कहेंगे भाई इसे भी नौकरी पे लगा लो अपने साथ। ऐसा होता है ना। तो जनरली यही चीज यहाँ पे भी हुई है कि यूरोपियन में पोर्तुगीज पैसा कमा के इंडिया से लेके जा रहे हैं, तो बाकी यूरोपियंस में खलबली मच गई, तो वो भी यहाँ पे आने के लिए तैयारियां करने में लग गए थे। अब इसके बाद पोर्तुगीज खत्म करने के बाद हम लोग देखेंगे कि वन बाय वन बाकी लोग कैसे आए। तो सबसे पहले तो इनकी ट्रेड पॉलिसी डिसऑनेस्ट थी, बहुत चीटिंग वगैरह करते थे, पायरेसी, रॉबरी, ये सब चीजें करने लगे थे, तो ये लोगों को पसंद नहीं आएंगी ऐसी चीजें। ठीक है? फिर दूसरे यूरोपियंस भी यहाँ पे आ रहे थे, अभी देखेंगे आगे हम लोग। क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड करवा रहे थे, जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी के लिए लोगों को फोर्स कर रहे थे, तो दिस ऑल्सो पीपल वोंट लाइक, ये लोगों को पसंद नहीं आएंगी चीजें और लोग इनके अगेंस्ट रहेंगे। इसके अलावा ब्राजील की डिस्कवरी होने के बाद इनका जो ध्यान था कि कॉलोनाइजिंग और ये सब चीजें करने का, ये थोड़ा सा वेस्ट की तरफ यानी ब्राजील वगैरह की तरफ शिफ्ट हो गया यहाँ इंडिया से। क्लियर? अब कुछ और फैक्ट इनके बारे में देखें तो हुगली इन्होंने 1631 में लॉस्ट कर दिया। किसको? जो आप देखें मुगल में शाहजहां थे, शाहजहां ने बंगाल के गवर्नर थे कासिम खान, उनको ऑर्डर किया कि भैया पोर्तुगीज के अगेंस्ट एक्शन ले लो यहाँ पे, तो पोर्तुगीज के अगेंस्ट एक्शन लिया गया और हुगली लॉस्ट हो गया। क्लियर? इसके बाद 1661 में बॉम्बे जो था वो चार्ल्स सेकंड को दे दिया इन्होंने एज ए डॉरी, जो मैंने आपको बताया है। और उसके बाद 1961 में, मैंने बोला ये सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए हैं, तो 1961 में ऑपरेशन विजय के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट ने आजादी के बाद इनको यहां से पूरी तरीके से हटा दिया। तो इस वीडियो में हमने थोड़ा स्टार्टिंग में देखा फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट, यानी कि अप्रोचेस क्या थी मॉडर्न हिस्ट्री की, और उसके बाद हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियन का सबसे फर्स्ट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यानी कि पोर्तुगीज जो थे वो कैसे इंडिया में आए, क्या क्या उन्होंने यहाँ पे किया और कब वो यहाँ से गए हैं, ये पूरा पार्ट हमने कर लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपनी अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि डच का इन्वेजन कैसे हुआ इंडिया में। थैंक यू।